morning to you all. Welcome you back in my new YouTube channel with the name of Dr. Shaku Vyas with the 5-minute economics, where I used to teach the microeconomics as well as the microeconomics to all the global students. Okay, so today's our agenda will be the monopoly. As we all know that in our previous video we have studied about the market structure, and specifically we took the topic of the perfect competitions. So today I am going to take the new topic, that is the monopoly. So guys, what is meant by the monopoly? Monopoly simply we can say is that when there is only the single seller and different buyers, the term is known as a monopoly, and in a monopoly market there is no any close substitutes. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट या कैसे अपने बिजनेस में मोनोपोली को हायर करें। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा KFC का, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टारबक्स का, आप लोगों ने नाम सुना होगा डोमिनोज का। आज का यूथ पूरा डोमिनोज का पिज्जा खाना चाहता है, आज का यूथ पूरा KFC को प्रेफर करना चाहता है। क्या वो एक लोकल वेंडिंग शॉप के पिज्जा को खाना पसंद करेगा? नो, नॉट एट ऑल। इंग्रेडिएंट सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ब्रांड का। डिफरेंस क्या है? पैकेजिंग का। आखिर ऐसा कब होता है? आखिर ऐसा क्या करें कि हमें हमारे बिजनेस में मोनोपोली मिले? जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको भी अपने बिजनेस में मोनोपोली हो, आप भी चाहते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ हट के करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट में क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में समथिंग कुछ हट के करना पड़ेगा। आपको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना पड़ेगा कि आप बिगेस्ट टाइकून्स बने और एक बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर बने और आपके ही प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो। जी हाँ, ऐसा ही तो स्टारबक्स ने किया था, ऐसा ही तो KFC ने किया था, ऐसा ही तो डोमिनोज ने किया था, ऐसा ही गूगल ने किया है, ऐसा ही फेसबुक ने किया है, और ऐसा ही हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट मोनोपोलिस्ट मार्केट्स ने किया है। तो ओके, तो इसी के साथ आज हम लोग हमारा सेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज अ मोनोपोली? अब हम लोग बात करेंगे द मेन फीचर्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट। द फर्स्ट फीचर इज दैट द सिंगल सेलर, द सेकंड फीचर इज दैट द नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, द third feature is that the imperfect knowledge, and one more feature is that the shape of the cost curve. Okay, I am going to take the first point, that is the single seller. ये एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट जिनका कोई भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हो ही नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज यदि हम लोग गूगल की बात करें, आज यदि हम लोग फेसबुक की बात करें, आज यदि हम लोग इंडियन रेलवे इंडस्ट्रीज की बात करें, आज यदि हम लोग कह सकते हैं वीजा कार्ड्स की बात करें, ये ऐसी ब्रांड्स हैं कि ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में इतनी मोनोपोलीज हायर कर ली हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग में इतनी कोर कॉम्पिटेंसीज को हायर कर लिया है, इतनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को हायर कर लिया है कि मार्केट में इनका कभी कॉम्पिटिटर आ ही नहीं सकता। ओके, ये कंपनीज इतनी मेहनत करती हैं जिसके कारण लॉन्ग रन में ये कंपनीज ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द लो कंपटीशन हायर करती हैं। ओके, बट इस मुकाम में पहुंचने के लिए हर कंपनी को बहुत पेशेंस होना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है। हम चाहें कि हम शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करें, नॉट एट ऑल, इट इज मेयरली अ हैलुसिनेशन। तो आपको यदि आप चाहते हैं कि आप भी अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में कुछ मोनोपोली करें, या आपको भी आपके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में ट्रेडमार्क्स मिले, आपको भी अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में कॉपीराइट्स मिले या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले, तो सबसे पहले आपको पेशेंस होना पड़ेगा। पेशेंस होने के साथ साथ आपको अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, नॉट इन क्वांटिटी। आज हम लोग देखें कि KFC है या डोमिनोज है, स्टारबक्स हैं, फेसबुक्स हैं, इंडियन रेलवेज हैं, इन सारी कंपनीज ने कुछ ऐसा किया है कि जिसके कारण ये लोग प्राइस मेकर बन गए हैं। ओके, इसी के कारण इनका मार्केट में कभी भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। सेकंड, हम लोग बात करें नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये कंपनीज मार्केट में अपने सब्स्टिट्यूट्स को भी नहीं आने देती हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने प्रोडक्ट्स में पेटेंट्स मिले हुए होते हैं, कॉपीराइट्स मिले हुए होते हैं एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इन
इम्परफेक्ट नॉलेज। जैसे कि यदि हम लोग परफेक्ट मार्केट की बात करें तो जो बायर होता है उस बायर की बार्गेनिंग पावर काफी हाई होती है। वो परफेक्ट मार्केट में क्या करता है, वो देखता है कि यार एक सेलर हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तो वो दूसरे के पास स्विच ओवर हो जाता है, दूसरा हाई करता है तो तीसरे के पास स्विच ओवर हो जाता है। मतलब एक परफेक्ट मार्केट्स में क्या होता है, एक तरीके का प्राइस वॉर होता है। लेकिन परफेक्ट मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, बायर को ये नहीं मालूम पड़ता कि कब किस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी या कब किस प्रोडक्ट की प्राइस घटेगी। आपकी यदि डिमांड है उस कंपनी की तरफ तो बाय हुक और बाय कुक आप उस कमोडिटी को कोई सी भी प्राइसेस पे हायर करेंगे। आज इंडियन रेलवेज है, कभी भी अपनी प्राइस को बढ़ा देती है, कभी भी अपनी प्राइस को घटा देती है। तो क्या एज एन इंडिविजुअल हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई प्राइस ज्यादा है तो आज हम मुंबई नहीं जाएंगे बाय ट्रेन, वी हैव टू गो, वी हैव टू प्रेफर। तो अब इस मुकाम पे आने के लिए हम लोगों को काफी पेशेंस रखना पड़ता है, हम लोगों को न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हायर करनी पड़ती है, हमें हमारी क्वालिटी पे वर्क करना पड़ता है, तभी हम लोग हमारे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में मार्केट में एज एन मोनोपोली मार्केट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इसका कॉस्ट कर्व कैसा होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि इन मोनोपोली मार्केट why the demand curve is a downward sloping, or as far as the perfect market is concerned, why the demand curve is in horizontal axis. What is the reason which is being hidden behind it? ये क्वेश्चन अक्सर यूजीसी नेट में, सीए एग्जामिनेशंस में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का जो एंट्रेंस एग्जाम्स को जब फाइट करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जब हम लोगों ने कॉस्ट पढ़ा था तो कॉस्ट में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि व्हाई द एवरेज कॉस्ट कर्व इज द हाइपरबोला, रेक्टेंगल हाइपरबोला, व्हाई एज फार एज द मार्केट स्ट्रक्चर इज कंसर्न, व्हाई द डिमांड कर्व इन मार्केट स्ट्रक्चर इज इन हॉरिजॉन्टल एक्सेस एज फार एज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंसर्न। कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्यों होता है, मोनोपोली मार्केट्स में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक शब्द में इसका आंसर है। क्योंकि परफेक्ट मार्केट्स में उस पर्टिकुलर विक्रेता के काफी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसीलिए जो कस्टमर्स की जो डिमांड होती है वो काफी इलास्टिक होती है। दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एट horizontal axis. And as far as the monopoly market is concerned, चूंकि monopoly market वाले बंदे को या एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को या किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में मोनोपोली होती है, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है, ये प्राइस मेकर होता है, ये कभी भी किसी भी वक्त कोई भी प्राइसेस को इन ऑर्डर टू टैप द मोस्ट डिमांड कोई भी प्राइसेस को वो चार्ज कर सकता है। इसलिए एक मोनोपोली मार्केट में ये लगता है कि यदि उसने अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया तो कस्टमर अपनी डिमांड को कम कर देगा, इसलिए वो अपनी प्राइसेस को ऐसे रखता है ताकि उसकी मैक्स टू मैक्स डिमांड बढ़े। और इसी कारण से कस्टमर्स की डिमांड मोनोपोली के प्रोडक्ट्स को लेके इनइलास्टिक होती है। दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोली मार्केट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग। जी हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक टाइप्स ऑफ द मोनोपोली। मींस एक मार्केट में कितने टाइप्स की मोनोपोलीज एग्जिस्ट करती हैं। तो फर्स्ट आता है, द फर्स्ट इज द सिंपल मोनोपोली, द सेकंड इज द डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली, द थर्ड इज द नेचुरल मोनोपोली, द फोर्थ इज द लीगल मोनोपोली, एंड टू मोर मोनोपोलीज आर द प्योर मोनोपोली एंड द इम्परफेक्ट मोनोपोली। अब हम लोग ये समझेंगे आखिर ये कौन सी मोनोपोलीज हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं और इनके क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं सिंपल मोनोपोली। As the name suggests that the simple monopolies and the simple monopoly firms are those firms who charge same price with the different customers. कहने का मतलब है कि ये ऐसी फर्म्स होती हैं, इन ये फर्म्स हर कस्टमर से केवल प्रोडक्ट की एक ही प्राइसेस को चार्ज करती हैं। मींस इनके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, दे चार्ज सेम प्राइसेस विद द डिफरेंट कस्टमर्स। एग्जाम्पल इज वाटर सप्लाई और एग्जाम्पल इज इंडियन रेलवे सेक्टर। दे चार्ज सेम प्राइसेस विद द डिफरेंट customers. Second आता है discriminative monopoly. Discriminative monopoly, as the name suggests, they charges different prices from the
different customers. For example, if I talk about the Indian airlines industries, ये airline industries, what they used to do at the initial level in order to tap the more demand, these airline industries used to reduce the tickets for increasing their demands, because they know if the price will decrease, the demand will increase for the airlines tickets. So once all the ticket entries fulfilled, उसके बाद ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने टिकट्स के प्राइसेस को बढ़ा देती हैं. ओके, तो ये एयरलाइंस इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं यहाँ पे, दे यूज टू फॉलो द स्ट्रैटेजी ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस. जब इनको अपनी डिमांड बढ़ानी होती है तो प्राइस को कम कर देती हैं. जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसके बाद ये क्या करती हैं, अपनी प्राइसेस को बढ़ा देती हैं. सो दैट्स व्हाई these monopolies are considered as the discriminative monopoly. थर्ड आता है हमारा नेचुरल मोनोपोली. नेचुरल मोनोपोलीज वो मोनोपोलीज होती हैं जिसमें प्रकृति खुद उन्हें एकाधिकार की क्वालिटी देती है. ओके, जैसे हम लोग बात करें कि इंडिया है, इंडिया को माइंस में, इंडिया को मिनरल्स में मोनोपोली है ना. जैसे कि हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को अमेरिका डायमंड की मोनोपोली है. हम एप्पल फ्रूट की बात करें तो कश्मीर को एप्पल के फ्रूट के प्रोडक्शन की मोनोपोली है. ओके, हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को मिठाई के प्रोडक्शन में मोनोपोली है. तो जब कुछ मोनोपोलीज गॉड गिफ्ट्स होती हैं या जब कुछ मोनोपोलीज हमें नेचर के थ्रू मिलती हैं, then this monopolies are known as a natural monopoly. Next monopoly आता है हमारा legal monopoly. Legal monopoly वो monopolies होती हैं जिसमें हमें हमारे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग्स में पेटेंट्स होते हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग में IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं और कॉपीराइट्स होते हैं. तो ये मोनोपोलीज हमें लीगली मिली हुई होती है ताकि कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं हो पाए. और लास्ट मोनोपोली होती है प्योर मोनोपोली. प्योर मोनोपोली वो मोनोपोली होती है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होता है. और इन मोनोपोली फर्म्स में क्या होता है कि ये मार्केट में अपना एक टाइट कमांड रखती हैं एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न. क्यों? क्योंकि इनका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है. और यदि हम लोग बात करें इम्परफेक्ट मोनोपोली, तो इम्परफेक्ट मोनोपोलीज वो मोनोपोलीज होती हैं जिनका मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है. तो यदि एग्जाम्स में आए तो आपको केवल यही फीचर्स लिखने हैं. दैट्स इट. ओके गाइस, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं. यदि आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे PDF नोट्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू वांट टू हैव माय नोट्स फॉर एनी एग्जामिनेशंस यू कैन मैसेज मी ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके, चलिए पॉइंट पे आते हैं. ये हम लोगों ने मोनोपोलीज बता रखी हैं, मोनोपोलीज का डेफिनेशंस बता रखा है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोपोली, फीचर्स ऑफ द मोनोपोली, as well as the determinations of the price and equilibrium under the monopolies in both market in short run and into the long run. Okay, so guys, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि मैंने शॉर्ट रन पीरियड में कि एक मोनोपोलिस्ट मार्केट्स को 3 फेसेस से होके गुजरना पड़ता है, जिसमें उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है. क्यों होता है? क्योंकि उसने अभी जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसे 3 रिटर्न्स टू स्केल से गुजरना पड़ेगा. कहीं उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे जो कि उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में होंगे. सेकेंड फेसेस में उसे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे जब उसे लॉस होगा. और थर्ड फेस में उसे क्या होगा?
नॉर्मल प्रॉफिट होगा मीन्स टू से ही विल बी इन अ बीईपी सिचुएशन विद द नो प्रॉफिट एंड द नो लॉस। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देखिए घबराइएगा नहीं, ये बड़े सिंपल है। ओके, कैसे हैं ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे जो कंडीशंस बता रखी है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, जब एवरेज रेवेन्यू होगी ज़्यादा और एवरेज कॉस्ट होगी कम। मैंने पैसा लगाया है, मैंने मार्केट स्टैब्लिश किया है, मैंने स्टार्टअप डाला है, 10 करोड़ रुपया लगाया है और इनकम कितनी हो रही है मुझे 20 करोड़ की, मीन्स मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है और मेरा कॉस्ट कम है। अब क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ता है और कॉस्ट कैसे कम होता है। जो भी माल मैं बना रही हूँ यदि वो मार्केट में मैं ज़्यादा प्राइस में बेच रही हूँ एज कंपेयर टू द माई फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स द प्राइस इज मोर देन कॉस्ट, देन स्पॉन्टेनियसली हमारी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगी और एवरेज कॉस्ट कम होगी। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपको ये शो कर रहा है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कटते हुए जा रही है और जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे है। सो द प्रॉफिट एरिया क्या है, PECE1, दैट्स इट। यदि आप अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन मेरे चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड फेज, कंडीशन ऑफ द लॉस। यदि मोनोपोली मार्केट को स्टार्टिंग के सिचुएशन में लॉस होता है, आखिर क्वेश्चन उठता है लॉस कब होता है। लॉस उसे जब होगा जब उसका एवरेज कॉस्ट कर्व ज्यादा होगा एवरेज रेवेन्यू से। मीन टू से मैंने कोई स्टार्टअप डाला है, मैंने पैसा लगाया है 20 करोड़ का, बट मुझे इनकम कितनी हो रही है, केवल 10 करोड़ की। कहने का मतलब है मेरी लागत लग रही है 20 करोड़ का लेकिन मेरा आगम हो रहा है केवल 10 करोड़ का। तो कहने से हम लोग कह सकते हैं कि आवर एवरेज कॉस्ट इज मोर एज कंपैरिजन टू द एवरेज रेवेन्यू। जो माल मैं बना रही हूँ वो तो मैं महंगे में बना रही हूँ लेकिन मार्केट में मैं उसे सस्ते में बेच रही हूँ। सो दैट्स वाई माई कॉस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द प्राइस, दैट्स वाई माई एवरेज कॉस्ट इज मच मोर एज कंपैरिजन to the revenue, which can be easily implicit in a diagram because the AC curve is above the average revenue curve. Okay, so now the next situation is that the conditions of the normal profit. Now you can easily say is that the conditions of normal profit we can say is that here the monopoly firm is in a BEP situation. BEP situation कब होता है, जब एवरेज कॉस्ट कर्व टेंजेंट करता है एवरेज रेवेन्यू को E पे। तो यहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू के, मींस जो मेरी लागत लगी है उसी के अप्रोक्सीमेटली मैं मार्केट में उसे सेल आउट कर रही हूँ। इसीलिए 10 करोड़ का कॉस्ट एंड 10 करोड़ का रेवेन्यू। दैट्स व्हाई इनटू द इक्विलिब्रियम पॉइंट द मोनोपोली विल बी इन अ BP, that is a break even point. ओके, सो ये तो हम लोगों ने बात करी शॉर्ट रन पीरियड की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। लॉन्ग रन पीरियड मार्केट को स्टैब्लिश हुए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए। मार्केट में उस मोनोपोली ने मेहनत करके अपना नाम कमा लिया है और चूंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ही इज अ प्राइज मेकर। सो इन अ लॉन्ग रन मोनोपोली will incur a supernormal profit because of the no competitor and the lack of the substitutes. Here you can see is that average revenue curve is above to the average cost curve. So that's why our average revenue is more as comparison to the average cost and price is greater than C. मीन्स जिस कॉस्ट में मैं माल को बना रही हूँ उस कॉस्ट से ज़्यादा मैं अपने माल को बेच रही हूँ। सो मेरा प्रॉफिट एरिया बनता है PECPE1। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने परफेक्ट मार्केट्स में डायग्राम्स को अच्छे से समझा है। अभी भी यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मेरे चैनल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So students, what you have learned from this monopoly market? इस monopoly market से आप लोगों ने क्या सीखा?
इस मोनोपोली मार्केट से हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। यदि लाइफ में आप भी कुछ हट के करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप एक बिगेस्ट टाइकून्स बने, आप भी चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की एक बिगेस्ट ब्रांड बने, तो आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट बी पेशेंस। लाइफ में हर चीज शॉर्ट रन में नहीं मिलती है। किसी चीज को जमने में और आपकी क्वालिटी मार्केट तक पहुंचे उसमें टाइम लगता है, और ये सारी चीजें लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है। सो अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट बी कीप पेशेंस, you will not be get a monopoly. Second is that हमेशा increase your quality, not a quantity. हमेशा आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे ना कैसे करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं। यदि आप ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी पे जाएंगे तो एक समय आएगा कि आपको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। ओके, आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करिए, प्रॉफिट खुद चल के आपके पास आएगा। थर्ड थिंग हम लोग कह सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को आप डाइवर्सिफाइड करिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ए नेसेसरी। आप यदि एक ही एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाते जाएंगे और उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो मार्केट में आपका नाम नहीं होगा। जैसे कि निरमा है, निरमा ने अपने प्रोडक्ट्स में कितना डाइवर्सिफिकेशन किया है। ओके, यदि हम लोग बात करें मिराज ग्रुप की, मिराज पहले जर्दा बनाता था, लेकिन अब मिराज का साबुन भी आता है, मिराज के सोप्स भी आते हैं, मिराज के बिस्किट्स भी आते हैं। हम लोग बात करें बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की, तो बाबा रामदेव ने भी अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग में कितना डाइवर्सिफिकेशन किया था। ओके, चौथा हम लोग कह सकते हैं कि लोकेशंस काफ़ी मैटर्स करती है। आप कहाँ मार्केट डाल रहे हैं, लोगों का टेस्ट कैसा है, लोगों का प्रेफरेंस कैसा है, दिस ऑल्सो मैटर्स। यदि ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप डेफिनेटली मोनोपोली पावर अचीव करेंगे। सो इसी के साथ आज का सेशंस मैं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के साथ। सो टिल देन, please, you are cordially requested to like, subscribe my channel and mentions your comment on my comment box. Thank you.